कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरता है। दिल्ली मतलब मरकज़ में सरकार बनाने का रास्ता या प्रधानमंत्री बनने का रास्ता दिल्ली और बिहार से होकर के ही गुजरता है। और प्रधानमंत्री का ये जो रास्ता है दिल्ली और बिहार का, इन दोनों इसको नीतीश कुमार अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार अपोजिशन पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले अपोजिशन का मजबूत इत्तेहाद बनाने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। यहीं से सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार 2024 में बीजेपी के बढ़ते कदम को रोक देंगे? क्या 2024 में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकेगी? क्या 2024 में नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार भारी पड़ जाएंगे? ऐसे सवालात हैं जो हर एक के मन में है, सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। आपके दिल में क्या है? अपना जवाब जरूर लिखेगा। इस दौरान मेरे भी कुछ बातें सुनिए कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों अपोजिशन पार्टियों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपोजिशन पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। इन दिनों नीतीश कुमार दिल्ली के 3 रोजा दौरे पर हैं और कल यानी 5 सितंबर को दिल्ली में कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। काफी देर उनके साथ उनकी बातचीत हुई, चर्चा हुई। इस मीटिंग का हर जगह चर्चा है, तस्करा है। कांग्रेस के जो रहनुमा है, लीडर्स है, वो भी इस मुलाकात की तस्वीर को शेयर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं और जो जेडीयू और आरजेडी के लीडर्स हैं वो भी इस मुलाकात का खैर मकदम कर रहे हैं। उसके बाद आज दूसरे दिन नीतीश कुमार ने दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में उनके साथ दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे, आरजेडी के लीडर मनोज कुमार झा भी मौजूद थे और भी कई लोग मौजूद थे। इस मुलाकात में भी काफी देर तक दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस मुलाकात की बजाते खुद जानकारी दी और कहा एजुकेशन जो बीजेपी सरकार बनाने के लिए एमएलएस को खरीदती है, जितने सारे इश्यूज है, इन सब मुद्दों पर नीतीश कुमार के साथ बातचीत हुई। इसके अलावा नीतीश कुमार ने दिल्ली में सीपीएम के रहनुमा सीताराम येचुरी और डी राजा के साथ भी मुलाकात की है। इसके अलावा ओम प्रकाश चटियाला जो आईएलडी का रहनुमा है और हरियाणा के साबिक चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ मुलाकात की। इसी तरह नीतीश कुमार ने दिल्ली में ही कर्नाटक के साबिक वजीर आला एचडी कुमार स्वामी से भी मुलाकात की और भी कई रहनुमाओं से नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले बिहार के पटना में पहुंचे थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव और उन्होंने भी नीतीश कुमार और वहां के नायब मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां केसी राव ने एक नारा दिया था बीजेपी मुक्त भारत, यानी एक तरफ बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है, वहीं केसी राव ने जाकर के बिहार में नारा दिया बीजेपी मुक्त भारत का और कहा इस देश को बीजेपी से आजाद कराना है। अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार अपोजिशन पार्टियों के साथ मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या अपोजिशन पार्टियां चुनाव का वक्त आते आते उनका सपोर्ट करेगी? अपोजिशन पार्टियों के जो अहम चेहरे हो सकते हैं उनमें से अक्सर से नीतीश कुमार ने मुलाकात कर ली है और अब सिर्फ एक अहम शख्सियत बाकी रह गई है जिससे नीतीश कुमार का मिलना जरूरी है और वो है बंगाल की मौजूदा वजीर आला ममता बनर्जी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव के साथ भी नीतीश कुमार की अभी तक ऑफिशियल मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा ये लगा सकते हैं आप कि अखिलेश यादव भी उधर ही होंगे जिधर बिहार की आरजेडी पार्टी होगी या जिधर अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस होंगे। तो अखिलेश यादव का ज्यादा मसला नहीं है। मसला यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या नीतीश कुमार के साथ 2024 के इलेक्शन में रहेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहेगी और अपोजिशन का जो एक अलायंस बन रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल का और कांग्रेस का साथ मिलेगा? इन्हीं दो पार्टियों का समर्थन सबसे अहम है। अगर ऐसा हो जाता है, तसव्वुर कीजिए कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में वजीर आजम का चेहरा बन जाते हैं और नीतीश कुमार को बिहार के आरजेडी का सपोर्ट मिलेगा ही, कांग्रेस का सपोर्ट जो बिहार में मिल ही जाएगा। कांग्रेस नीतीश कुमार को वजीर आजम के चेहरा के तौर पर तस्लीम करेगी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तस्लीम करेगी, क्या ममता बनर्जी तस्लीम करेगी, क्या अखिलेश यादव इसको मान लेंगे? अगर ये सारी अपोजिशन पार्टियां नीतीश कुमार को वजीर आजम का चेहरा मान लेती है तो फिर 2024 में लड़ाई यकीनन दिलचस्प
दिलचस्प होगी। मुकाबला एक तरफा नहीं होगा बल्कि दो तरफा होगा। मुकाबले में जान होगी और हर एक वोटर्स की जो धड़कनें हैं वह आखिरी वक्त तक रहेगी और लोगों के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाएगा पहले कि किसकी सरकार बनेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन अगर इन अपोजिशन पार्टियों में ही इख्तलाफ हो गया, चुनाव आते आते एक फ्रंट की जगह कई सारे फ्रंट बन गए, तो फिर बीजेपी के रास्ता को कोई नहीं रोक पाएगा। अब सवाल है कि कांग्रेस खुद राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। कांग्रेस की पूरी जिद्दोजहद इसीलिए है कि राहुल गांधी एक अवामी चेहरा बनकर उभरे। राहुल गांधी की जो छवि खराब की गई है बीजेपी की तरफ से, वो छवि दुरुस्त हो जाए। हाल ही में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और 7 सितंबर से यात्रा शुरू हो रही है। तो क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को वज़ीर आज़म का चेहरा मान लेगी और राहुल गांधी को वज़ीर आज़म का चेहरा के तौर पर पेश नहीं करेगी? ये बहुत टफ और इंपॉर्टेंट इशू है और मुझे नहीं लगता कांग्रेस इतनी दरियादिली का मुजाहरा कर सकती है। हाँ, ये जरूर होगा कि चुनाव के बाद जब जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने की तो कांग्रेस समर्थन दे दे और बाहर से सपोर्ट करके या जरूरत पड़े अंदर से सपोर्ट करके अपोजिशन पार्टियों की या नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बना दे। लेकिन चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को कांग्रेस की तरफ से वज़ीर आज़म का चेहरा मान लेना एक बहुत टफ डिसीजन होगा। मुल्क के हक में बेहतर डिसीजन होगा मेरे ख्याल में, लेकिन कांग्रेस के हक में बेहतर डिसीजन होगा या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी। दूसरा अहम यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करेंगे। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल कुछ देर के लिए कर सकते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल का फोकस नेशनल सतह पर नहीं या मरकजी सियासत नहीं है, बल्कि स्टेट में अरविंद केजरीवाल खुद को मजबूत होना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बना चुके हैं। गुजरात में भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। तीसरा अहम मामला ये कि क्या ममता बनर्जी नीतीश कुमार को वज़ीर आज़म के चेहरा के तौर पर तस्लीम करेगी। ममता बनर्जी खुद को नेशनल सियासत का चेहरा के तौर पर पेश कर रही है। ममता बनर्जी ने नॉर्थ ईस्ट के या नॉर्थ के कई सारे रहनुमाओं को अपने यहाँ शामिल किया है। कई सारे बड़े बड़े लीडर जो कभी बीजेपी में थे या कभी कांग्रेस में थे, वो इन दोनों ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा भी भेज रखा है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी इन सबको इसलिए अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, राज्यसभा भेज रही है, लोकसभा भेज रही है कि इनके सहारे नॉर्थ इंडिया में ममता बनर्जी की एक छवि बने, ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी उसके कार्यकर्ता बने, पार्टी की पकड़ हर जगह हो। अब ऐसे में ममता बनर्जी किसी दूसरे को वज़ीर आज़म का चेहरा तस्लीम कर ले बड़ा मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी को वाकई अगर देश से मोहब्बत होगी, ममता बनर्जी वाकई में अगर बीजेपी का रास्ता रोकना चाहती होगी, तो ममता बनर्जी को एक डिसीजन कर लेना चाहिए, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। कैसे और मुमकिन है कि इस फैसले को तस्लीम करेंगे, नीतीश कुमार के साथ वो आ सकते हैं। हालांकि अगर कांग्रेस आएगी तो केसीआर का आना मुश्किल है, क्योंकि केसीआर और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा ऐसे का मामला है। लेकिन कई मरतबा अपोजिशन पार्टियां अपने सख्त से सख्त फैसलों को भी नज़रअंदाज करके एक साथ हो जाती है। जब शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं तो केसीआर की पार्टी और कांग्रेस क्यों एक साथ नहीं आ सकती है, या ममता बनर्जी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी या आरजेडी एक साथ क्यों नहीं। तो हो सकता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये सारी पार्टियां एक साथ आ जाए और नीतीश कुमार को वज़ीर आज़म का चेहरा बना दे। अगर ऐसा होगा तो लड़ाई दिलचस्प होगी, मुकाबला होगा और फिर बीजेपी के लिए चुनाव को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। साउथ में ऐसे भी बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी की आधी सीटें आ सकती है, केरला में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है। इसके अलावा और कई सारे स्टेट है। अगर जब ये अलायंस हो जाएगा तो बिहार में बीजेपी की सीटें यकीनी तौर पर कम हो जाएगी। अभी बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से समझिए 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। फिलहाल नीतीश कुमार अलग हैं तो 15 एमपीज बीजेपी के हैं, लेकिन जब दोनों का अलायंस होगा तो बीजेपी की 1 से 2 सीट बिहार में बच सकती है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के तकरीबन 70 से ज़्यादा एमपीज है, लेकिन जब अलायंस होगा तो बीजेपी के एमपीज की तादाद यहाँ भी 20 से नीचे आ जाएगी। जब अलायंस होगा दिल्ली में बीजेपी की सीटें जो 7 पर जीती हुई है बीजेपी, वो यकीनी तौर पर दिल्ली से भी नहीं जीत पाएगी। इस तरह हरियाणा, पंजाब और कई सारे स्टेट्स का मामला होगा और यही सारे इलाके हैं नॉर्थ इंडिया के
जहां से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिल जाती है। और जब ये सब एक साथ आ जाएंगे, असम में अगर बदरुद्दीन अजमल को भी साथ शामिल कर लिया जाता है, कांग्रेस के साथ भी इत्तेहाद कर लिया जाता है, तो यकीनी तौर पर बीजेपी के लिए लोकसभा जीतना बहुत मुश्किल, टफ हो जाएगा और दूसरी पार्टियों की सरकार बन पाएगी। लेकिन उसी वक्त जरूरी होगा जब बीजेपी के मुकाबले में सिर्फ एक अलायंस अपोजिशन का होगा। अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है और फिर एक दूसरा थर्ड फ्रंट बनता है जिसमें सब शामिल होते हैं, तो फिर अपोजिशन पार्टियों का या बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो दो हिस्सों में तकसीम होगा। एक तरफ कांग्रेस को जाएगा, दूसरी तरफ इस थर्ड फ्रंट के अलायंस को जाएगा। कुछ और भी कैंडिडेट आ जाएंगे और उस वक्त फिर बीजेपी का रास्ता बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कांग्रेस नीतीश कुमार को एग्री कर सकती है, उनके साथ आ सकती है, दूसरी पार्टी नीतीश कुमार को साथ आ सकती है, या किस तरह 2024 का चुनाव ये लोग लड़ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मेरा जो ओपिनियन था, मेरा जो एक तरह से अपना तज्जिया था, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपसे दरखास्त है कि मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अकाउंट की डिटेल्स भी मौजूद है और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।